इस वीडियो में हम CVS का चैप्टर 100 पढ़ेंगे, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट हम डेफिनेशंस एंड नॉर्मल वैल्यूज पढ़ेंगे। Arterial blood pressure is defined as the lateral pressure exerted by the column of blood on wall of arteries. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम एज अ लेटरल प्रेशर कंसिडर करते हैं जो ब्लड के द्वारा आर्टरीज के वॉल पर एक्सर्ट होती हैं। द प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। प्रेशर कब एक्सर्ट होता है वॉल पर, जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू। Generally, the term blood pressure refers to arterial blood pressure. Arterial blood pressure is expressed in four terms: systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure, mean arterial blood pressure. तो फर्स्ट हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is defined as the maximum pressure exerted in the arteries during systole of heart. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर है जो आर्टरीज पर एक्सर्ट होती है ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm मर्क्यूरी, एवरेज क्या है 110 to 140 mm मर्क्यूरी। सेकेंड हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। वो मिनिमम प्रेशर है जो आर्टरीज पर एक्सर्ट होती है ड्यूरिंग डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जब हार्ट रिलैक्स होता है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm मर्क्यूरी, एवरेज क्या है 60 to 80 mm मर्क्यूरी। देन हमारा पल्स प्रेशर है। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर करेंगे तो हमारा पल्स प्रेशर आ जाएगा। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या है 40 mm मर्क्यूरी। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 था, 120 में से हम डायस्टोलिक प्रेशर 80 को माइनस कर दिए तो हमारा पल्स प्रेशर मिल गया है 40 mm मर्क्यूरी। अब हम बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बैरोरिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स। पहले तो हम जानेंगे रिसेप्टर्स क्या होता है। रिसेप्टर्स मीन्स एन ऑर्गन और सेल, कोई भी सेल या ऑर्गन जो किसी भी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स कर सकता है उसे ही हम रिसेप्टर्स कहते हैं। विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड प्रेशर। बैरोरिसेप्टर तो टू गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड प्रेशर बिकॉज बैरो मीन्स प्रेशर। बैरोरिसेप्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर रिसेप्टर्स। Situation of baroreceptors. Baroreceptors are situated in the carotid sinus and wall of aorta. Nerve supply to baroreceptors चैप्टर 98 में दिया है, हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर नर्व सप्लाई टू बैरोरिसेप्टर्स दिया गया है। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स आर सप्लाइड बाय हैरिंग्स नर्व विच इज़ द ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल 9th cranial nerve। जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हमारा 9th cranial nerve है। Aortic baroreceptors are supplied by aortic nerve, which is the branch of vagus nerve, 10th cranial nerve. अब हम functions of baroreceptors पढ़ेंगे। यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या रोल होता है बैरोरिसेप्टर्स का, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तब क्या रोल होता है बैरोरिसेप्टर्स का। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर्स व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। When arterial blood pressure rises rapidly, baroreceptors are activated and send stimulatory impulses to nucleus of tractus solitarius through glossopharyngeal and vagus nerve. Now, the nucleus of tractus solitarius acts on both vasoconstrictor area and vasodilator areas of vasomotor center. It inhibits the vasoconstrictor area and excites the vasodilator area. तो यहाँ पर बताया गया है जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेटरी इम्पल्सेस सेंड करने लगते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस को थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व
नाउ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस एक्ट्स ऑन बोथ। फिर जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस है वो जो हमारा वेजोमोटर सेंटर है वहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर एरिया है उन दोनों पे एक्ट करता है। उसके वजह से जो हमारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया है वो रुक जाता है और रोक देता है और वेजो डायलेटर एरिया को वो एक्साइट करता है, उससे वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया रिड्यूसेस वेजो मोटर टोन। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, ट्रैक्टर सोलिटेरियस जो है वो एक कॉम्पैक्ट फाइबर बंडल है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोस्टीरियर लैटरल रीजन से लॉन्जिट्यूडनली एक्सटेंड होता है, वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर लिखा है इनिबिशन ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया रिड्यूसेस वेजो मोटर टोन। हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया के को रोक देने की वजह से जो हमारा वेजो मोटर टोन है वो भी कम हो जाता है। रिडक्शन इन वेजो मोटर टोन कॉजेज वेजो डायलेशन। वेजो मोटर टोन के कम होने से क्या होता है, वेजो डायलेशन होता, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन ऑफ वेजोडायलेटर सेंटर इंक्रीज वेजल वेगल टोन। तो पेज नंबर 637 पर दिया गया है वेगल टोन क्या होता है। वेगल टोन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनहिबिटरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेजोडायलेटर एरिया ऑफ हार्ट वाया वेगस नर्व। वेगल टोन वो स्ट्रीम है जहाँ से कंटिन्यूअसली हमारे इनहिबिटरी इम्पल्सेस आते रहता है फ्रॉम वेजोडायलेटर एरिया से टू हार्ट को वाया वेगस नर्व, 10th cranial nerve के थ्रू। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट लीडिंग टू रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट, जिसके वजह से हमारा जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का वो कम हो जाता है, उसके वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। These two factors, that is decreased peripheral resistance and reduced cardiac output, bring the arterial blood pressure back to normal level. सेकेंड है हमारा रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर्स व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तब बैरोरिसेप्टर्स का क्या रोल होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। द फॉल इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और द occlusion of common carotid arteries. Occlusion means blockage or closing of an arteries or blood vessels. Common carotid arteries decreases the pressure in carotid sinus. This causes inactivation of baroreceptors. Now there is no inhibition of vasoconstrictor center or excitation of vasodilator center. Therefore the blood pressure rises. जब हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फिर हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है तो जो कैरोटिड साइनस का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो इसलिए वहाँ पर ना ही कोई वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर में ना ही कोई इनहिबिशन होता है और वेजोडायलेटर सेंटर में ना ही कोई एक्साइटेशन होता है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। Information regarding blood pressure within the range of 50 to 200 mm mercury mean arterial pressure reaches the vasomotor center through the carotid baroreceptor. Information about the blood pressure range of 100 to 200 mm mercury goes through aortic baroreceptor. Both carotid and aortic baroreceptors are stimulated by the rising pressure than the steady pressure, and their response depends upon the rate of increase in blood pressure. Since the baroreceptor mechanism acts against the rise in arterial blood pressure, it is called pressure buffer mechanism or system, and the nerves from baroreceptors are called buffer nerves. यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू हमें समझाया गया है कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से बैरोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। फिर बैरोरिसेप्टर्स
क्रेनियल नर्व्स के थ्रू इम्पल्सेस सेंड करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस को। फिर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस किस तरीके से वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को इनिबिट करता है और वेजोडायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करता है। तो फिर इनिबिशन ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया से क्या होता है, वेजो मोटर टोन डिक्रीज हो जाता है और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। और फिर साथ ही साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ वेजोडायलेटर एरिया स्टिमुलेट हो जाता है, तो वेजोडायलेटर एरिया, तो उसके वजह से हमारा वेगल टोन इंक्रीज होता है और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब मैंने पहले प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है। आप कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते होगे ना, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है या फिर इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है। तो आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास तो मेन तो हमारा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सब्जेक्ट है, तो फिजियोलॉजी तो के शंभुलिंगम जी ने लिखा है, लेकिन जो हमारा एनाटॉमी है वो बी डी चौरसिया जी ने लिखा है। तो बी डी चौरसिया, बी के साथ डी आ रहा है, तो आप हमेशा ऐसे याद रखो, जब भी आप ब्रेडिकार्डिया सुनो तो उसके साथ डी लगाओ। डी मतलब यहाँ पे या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज ना, तो यहाँ पे डी मतलब तो डिक्रीज ही होगा। तो ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट और टेकिकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। इस तरीके से हमारा फिर से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। Actions of angiotensin II. When blood pressure and ECF extracellular fluid volume decreases, renin secretion from kidneys is increased. It converts angiotensinogen into angiotensin I. This is converted into angiotensin II by ACE, angiotensin converting enzyme. जब हमारा ब्लड प्रेशर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है तो किडनी से हमारा रेनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 हमारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। एंजियोटेंसिन 2 हमारा दो तरीके से एक्ट करता है ब्लड प्रेशर रिस्टोर करने के लिए। फर्स्ट वे हमारा क्या है, इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स इन द बॉडी सो दैट द पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एंड ब्लड प्रेशर राइजेस। इन एडिशन एंजियोटेंसिन 2 causes constriction of afferent arterioles in kidneys so that glomerular filtration reduces. This results in retention of water and salts, increases extracellular fluid volume to normal level. This in turn increases the blood pressure to normal level. Simultaneously, angiotensin 2 stimulates the adrenal cortex to secrete aldosterone. This hormone increases reabsorption of sodium from renal tubules. Sodium reabsorption is followed by water reabsorption, resulting in increased extracellular fluid volume and blood volume. It increases the blood pressure to normal level. एंजियोटेंसिन 2 के वजह से जो हमारा आर्टेरियोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इन एडिशन एंजियोटेंसिन 2 कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ और एंजियोटेंसिन क्या करता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं जो किडनी में एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं वो उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है सो दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस, जिसके वजह से हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। इसके वजह से हमारा वाटर रिटेंशन एंड सॉल्ट रिटेंशन होता है, जिसके वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम फिर से नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 हमारा आर्टेरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन हमारा क्या करता है,
जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है किडनी के, उसे भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारा वाटर रिटेंशन एंड सॉल्ट रिटेंशन होता है और हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है टू नॉर्मल लेवल। इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है। ये जो हार्मोन है हमारा जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। हमारा जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही होता है, जिसके वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल लेवल। इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। यहाँ पर एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 3 और 4 दिया गया है। एंजियोटेंसिन 2 की तरह ही जो हमारा एंजियोटेंसिन 3 है और 4 है ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। ये भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है एंड स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करने के लिए। यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया। फ्लो चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जैसा लिखा गया वहाँ पे ऐसा ही इस तरीके से बनाया गया है कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो आप लोग एक बार फ्लो चार्ट को देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना और याद रखना। अब हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है, डेफिनेशन दिया है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। परसिस्टेंस मीन्स ना तो ये कम होता है ना ही बढ़ता है, हमेशा बढ़ता हाई ही रहता है, ना ही कभी लो होता है ना ही हाई से हाई होता है, वो सिर्फ हाई ही रहता है, हमेशा परसिस्टेंट कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर। Clinically, when the systolic pressure remains elevated above 150 mm mercury and diastolic pressure remains elevated above 90 mm mercury, it is considered as hypertension. If there is increase only in systolic pressure, it is called systolic hypertension. हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको पता होगा 120/80 होता है। तो 120 हमारा सिस्टोलिक होता है प्रेशर और हमारा 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एलिवेटेड अबव 150, एक तो हमारा 120 होता है लेकिन यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा है, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 होता है तो वो 90 है, 90 से भी ज़्यादा है, एलिवेटेड अबव 90। सो इसलिए इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन ओनली सिस्टोलिक प्रेशर, सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो हम इसे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन दिया गया है। हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन पढ़ेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स। सो हम वो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, फर्स्ट हमारा कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है। कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हमारे कैसे प्रोड्यूस होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के वजह से। हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट डिपॉजिट। हमारा ब्लड वेसल जो है वो हार्ड हो जाता है, ब्लड वेसल्स के जो वॉल है वो हार्ड हो जाते हैं, किसकी वजह से, फैट डिपॉजिट होने की वजह से जमा हो जाता है वहाँ ब्लड वेसल्स में हमारा फैट, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूसेस arteriosclerosis which refers to hardening of wall of arteries. Coarctation of aorta. Coarctation means narrowing of aorta.
कोआर्टेशन ऑफ आयोटा, नैरोइंग ऑफ आयोटा। यहाँ पर टेबल के थ्रू हमें टाइप्स ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन बताया गया है, टाइप और कॉजेज। टाइप में हमारा कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन है, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन, रीनल हाइपरटेंशन, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन के कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, कोआर्टेशन ऑफ आयोटा। एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के कॉज आप मेन ये याद रखो, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड कुशिन सिंड्रोम। कुशिन सिंड्रोम, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आपको याद रहेगा तो ये हार्मोन भी याद रख सकते हो। रीनल हाइपरटेंशन में स्टेनोसिस ऑफ रीनल आर्टरीज, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, लेजन इन ट्रैक्टस सोलिटेरियस और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमने आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।